हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सबका स्वागत है टीएसएल में। मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो आपको एनक्लेक्स आरएन के क्वेश्चंस की और स्पेशली जो नॉर्सेट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनसे ओवरकम होने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। ये क्लास हम करने आज जा रहे हैं। तो सभी रेडी हैं शायद इस चीज के लिए? टाइम थोड़ा सा जरूर लेट हुआ है, बाकी मुझे ऐसे लगता है कि हम ठीक से इस क्लास को करेंगे। चलिए, मैं कल का जो क्वेश्चन दिया था उसके एक बार रिस्पॉन्स देख लेता हूं, उसके तुरंत ही मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था आप स्टूडेंट को रिवॉर्ड करने के लिए कि इस क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसा स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं अब तक की क्लासेज में उसके हिसाब से उसका राइट आंसर क्या होगा और किस वे में आपको आंसर करना है। ठीक है, तो बात करते हैं। कल जो क्लास हुई थी उसमें से 48 स्टूडेंट्स ने जवाब दिए। 48 स्टूडेंट्स ने जवाब दिए, मतलब कल से देखा जाए तो ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, बट ये संख्या अभी भी बहुत कम है। इसमें है निधि, नेहा राजवंशी, प्रियंका यादव, सजनी, मोनिका, सूरज जी, रितु भारद्वाज, आरचू, एकता फोगाट, नेहा कुमारी, माया पटेल, डोलन, सुकन्या दत्ता, सरीन खान, मनोरंजन पाल, अग्रिमा, माही, शिवानी, कनिका, रेखा, कोमल गुप्ता, राधे श्याम जी, सना, प्रीति, नीरज, रेणु मेहता, दिव्या पुष्कर, रजनी कटारिया, धनपत जी, रितिका, कुलेश्वर साहू सर, स्वीटी जी, नौसाद अली, ज्योति, शालिनी शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, नितिन चौधरी, तनुश्री जी और अनुभव। इन बच्चों ने इस चीज का जवाब दिया है। ठीक है, तो अच्छा है, आपने जो भी जवाब दिया मैंने सभी के ऑप्शन करीब करीब रीड कर लिए। अब ध्यान से समझना है कि हमें करना क्या है। आपको पता है कि जो मैं वे बता रहा हूं उसको फॉलो करते जाना है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो और उस चीज से आगे आ जाएंगे। अभी भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत की तरफ ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत रही होगी, बट प्रैक्टिस सेशन में कोई दिक्कत रहती है कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत होती है कोई बात नहीं, हम उसको ठीक करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे हमको मेन जो नोट सेट हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए, मैं फिर भी हर स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि जो भी क्लास अटेंड कर रहा है रिस्पॉन्स जरूर दे, उसी के बिया पे दूसरी क्लास हम रेडी करते हैं कि किस लेवल पे आपको जाना है। ठीक है, चलिए शुरू कर दें फिर आज की क्लास। रेडी हैं सभी लोग? एक और मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे, मैं आपको बोल रहा हूं डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, आपको इससे पहले की भी क्लास विजिट करनी चाहिए। ये 134 नंबर की क्लास है, तो 130, 131, 132, 133 और 134 चार जो क्लास हुई है वो पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर ही क्लास हुई है। ये आपको विजिट करनी चाहिए यदि आपको ठीक से सीखना है तो। दूसरी बात, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कल हम कहां थे वहीं से हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे बात को। ये लीजिए, एक और रिक्वेस्ट जो यूजुअली करता हूं वो भी मैं अभी आपसे कर लेता हूं कि एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। टीएसएल वाले आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी शेयर कर सकते हैं,
जल्दी से, जिससे मैं क्लास स्टार्ट करूं, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ जाए। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। एक बार शेयर कर दीजिए जिससे क्लास स्टार्ट की जा सके प्रॉपर तरीके से। करें स्टार्ट, कर दिया शेयर। टाइम ले लीजिए बट क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट कर ले रहे हैं। कर दें स्टार्ट, सभी रेडी हैं अब तो? अब तो मुझे नहीं लगता कि और कोई टाइम चाहिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट हम क्लास को कर दे रहे हैं। ठीक है, जो बाद में नर्सिंग ऑफिसर जुड़ेंगे वो जुड़ते जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास का स्पेशली नाम इसीलिए दिया है ब्रह्मास्त्र क्लास, क्योंकि इसमें और दो टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे नॉरसेट के क्वेश्चंस को हैंडल किया जाए, कैसे एनक्लेक्स आरएन टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल किया जाए। ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं 134 नंबर का एपिसोड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात जो यहां से मान लेते हैं हमको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ये बात सही है, डेफिनेटली सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे एक रास्ता तय करते हुए मंजिल तक जाना है कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर इस बार बनना ही बनना है। ठीक है, मान लो किसी वजह से मेरी रैंक दूर आ गई, किसी वजह से, वजह कुछ भी हो सकती है, आप खुद असेस कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि अब मैं पढ़ना ही छोड़ दूं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से देखा है कि अब मैं एमबीए कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। भाई एक बार जो सेट कर लिया ना, ये करना है, एक बार उसके लिए जान लगा के देखो। ठीक है, तो मैं कुछ चीज आपको यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूं उनके लिए जिनके मन में विचार आते हैं कि शायद मेरे से ये होगा ही नहीं, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, उसकी बात मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से समझना, मैं रास्ते बदलता नहीं हूं। एक्चुअल बात है कि मैं रास्ते बदलता नहीं हूं। एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान की तरह सोचा जाए तो उसके मन से निकली हुई ये बात है कि मैं रास्ते बदलता नहीं हूं। जो सक्सेसफुल इंसान होना चाहता है उसकी बात कर रहा हूं, जो टारगेट अचीव होना चाहता है उसकी बात कर रहा हूं। वो रास्ते नहीं बदलता है, मैं रास्ते बदलता नहीं हूं, बनाता हूं। समझ गए होंगे शायद कि यहां से हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा वे आएगा, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करना ही छोड़ दे, ऐसा नहीं होने देंगे, किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होने देंगे। ध्यान से समझिएगा, मुझे एक चीज का डर लगता है हमेशा, मैं आपको हकीकत से रूबरू कराता हूं, क्योंकि आपको पता है 100 स्टूडेंट के आसपास डेली लाइव क्लासेस लेते हैं, उसमें से केवल 45 स्टूडेंट्स ने पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब देना उचित समझा, बाकी ने अपने माँ बाप के साथ बेईमानी की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये बोलने से मुझे ये नुकसान होने का डर है, क्या आप इसकी श्योरिटी दे पाओगे मुझे कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे वो आपका दुश्मन बन जाएगा और दुश्मन हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये है ना, ये इंसान ही मुझे नहीं समझ पा रहा, मैं तो ठीक ही हूं। अरे तू ठीक ही होता तो मंजिल तक जाने की तरफ कुछ तो कदम बढ़ते, ये तो सोचो कम से भी कम। तो कोई आपको पढ़ाने की कोशिश करता है, कोई आपको कोई चीज सिखाने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन है। तो जरूरत से ज्यादा किसी को भी समझाने का, सुधारने का प्रयास हो सकता है आपको उसका दुश्मन बना दे, और ऐसा हम फील करते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी स्टूडेंट को झूठे दिलासे नहीं दिलाए कि हो जाएगा, ऐसे कर ले, ये कर ले, हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं दिलाया कि भाई इतना करना पड़ेगा तो होगा। ठीक है, यही चीज हमें एक अच्छे बॉन्ड के साथ बांधनी चाहिए।
क्योंकि ज्यादा सुधारना दुश्मन बना सकता है इंसान। ठीक है, चलिए फिर भी बात करते हैं आगे। हमने कल बात की थी स्ट्रेटेजी 4 की, स्टार्ट कर दी है मैंने क्लास, सभी ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रेटेजी 4 की बात की थी और उस स्ट्रेटेजी का नाम था क्या? रिकॉग्नाइज द एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन में कोई भी सिचुएशन दी हुई है, कोई भी आपको ड्रग दिया हुआ है या फिर आपने कोई इंप्लीमेंटेशन किया है, तो उसके क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको तब काम में आ सकती है जब आप क्वेश्चन को ठीक से रिवॉर्ड ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये डेफिनेटली काम की आ सकती है। ठीक है, कल भी मैंने इसकी बात की थी कि क्या एक्सपेक्टेड आउटकम इसके हो सकते हैं या ये स्ट्रेटेजी कैसे काम में लेना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, दो स्टेप में हमने बात की थी। पहली बात, आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ के आप ये डिसाइड करेंगे कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा। जो इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, आपको एक तो ये चीज डिसाइड करनी है। दूसरी बात, जो दूसरी बार डिसाइड करना है वो स्टेप 2 क्या था कि जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम आपको मिला है, जो आपने डिसाइड किया कि ये हो सकता है, उसके हिसाब से बेस्ट एक्शन क्या होगा, बेस्ट एक्शन क्या होगा वो भी आपको डिसाइड करना है। कल इसके बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है, इसलिए मैं आज इसके बारे में ज्यादा बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दो स्टेप फॉलो करके आप राइट आंसर की तरफ जा सकते हो। मैंने बोला भी था कि एक्सपेक्टेड आउटकम का क्या मतलब है, तो यहां पे हमने लिखा भी था कि एक्सपेक्टेड आउटकम का ये मतलब है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था क्या कि द बिहेवियर और चेंजेस that you think are going to take place as a result of nursing care or any intervention। क्या मतलब? एनक्लेक्स आरएन के क्वेश्चन को सोल्व करने की फोर्थ स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। तीन पहले कर चुके हैं, फोर्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि आपको क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं मिलता है तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स के लिए हिंट मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मान लो हमने पेशेंट को लेसिक्स दिया है, तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि देयर विल बी इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को रिवॉर्ड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कल मैंने इसके प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 5, ये शायद क्वेश्चन आपके सामने था। एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए कि क्या है, सॉल्व करेंगे आज ही हम। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं आपके सामने। दी एससीपी मतलब डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर एन एबीसी फॉर ए क्लाइंट रिसीविंग ऑक्सीजन एट 6 लीटर पर मिनट। एक पेशेंट है जिसको 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, एबीसी एबीजी रिजल्ट, उसका एबीजी रिजल्ट है 7.35 पीएच है, बाइकार्बोनेट 26 मिलीक्यूलेंट है, PCO2 42 m of Hga and PaO2 90 m of Hga। which of the following should the nurse do first? ये पूछा है। क्वेश्चन में कोई बड़ी सिचुएशन नहीं दी है, एक्सपेक्टेड आउटकम पे हमको जाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, उसमें से 45 स्टूडेंट्स ने अपने साथ ईमानदारी निभाई और उन्होंने कमेंट करके अपनी बात को रखी, बाकी ने उचित ही नहीं समझा कि इस पे बात करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जब उचित समझो तब कर लेना भाई। ठीक ठीक, आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी। आपको पता है कि नॉर्मल पीएच जो होती है 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। एबीजी की बात कर रहा हूं, एबीजी वैल्यूज में। ठीक है, नॉर्मल PaO2 ऑक्सीजन का लेवल होता है, ठीक है, प्रेशर होता है, वो होता है आपके 80 to 100 mm of Hg, ये आपके नॉर्मली होता है। ठीक है, एबीजी के अंदर जो PaCO2 होता है नॉर्मली वो होता है 35 से 45 mm of Hg। और बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस होता है, वो कितना होता है 21 से 28 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ये होता है। ठीक है, तो ये कुछ एबीजी की वैल्यूज है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं 22 से होता है, तो 22 से याद रख लो भाई, एग्जैक्टली तो ये याद रखना है यदि आपका इसमें क्वेश्चन ठीक करने हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है, मैं इसमें आपसे बिल्कुल भी बहस नहीं करने जा रहा हूं। ठीक है,
अब पीएच 7.35 से 7.45 होती है, हमारे यहाँ पे 7.37 है। नॉर्मल है कि नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में। पीसीओ2 की बात की जाए 42 है, 35 से 45 नॉर्मल होती है। पीओ2 की बात की जाए 90 है, 80 to 100 नॉर्मल होती है। बाइकार्बोनेट 26 है, ये भी नॉर्मल रेंज है। मतलब जो भी एबीजी दी है वो पूरी की पूरी क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, एबीजी क्या है? नॉर्मल है। अब इस क्वेश्चन को रिवॉर्ड कीजिए कि क्या ये पूछना चाह रहा है। हाँ जी, जो लाइन लिखी थी वो यहां लिख के बताइए एक बार कि क्या ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ये द मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। यहां पे आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, क्वेश्चन को रिवार्ड किया जाए तो क्वेश्चन क्यों ऐसा है? व्हाट शुड डू विद नॉर्मल एबीजी क्लाइंट, यही है क्या बात? नॉर्मल एबीजी क्लाइंट। ठीक है, जो आपको एक पेशेंट दिया हुआ है, इसकी नॉर्मल एबीजी, आपको उसके साथ क्या करना है, पहले क्या करना है, ये भी है फर्स्ट क्या करना है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, यही है ना? राधे श्याम जी ने लिखा है राइट इंफॉर्मेशन अबाउट एबीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा इसमें कोई रिवॉर्डेड क्लू नहीं है। कहां पूछ रहा है क्वेश्चन के एबीजी के बारे में राइट इंफॉर्मेशन बताओ, कहां पूछा है? कुछ भी तो नहीं पूछा है। इसमें पूछा कि एक पेशेंट की नॉर्मल एबीजी है, उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, नर्स क्या करे, नॉर्मल एबीजी है तो ये एक नॉर्मली बात है। पेशेंट था, उसको ऑक्सीजन दे रहे, बात हो गई। ठीक है, अभी एबीजी नॉर्मल है, क्या करना है नर्स को इसके लिए, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाओगे तो समझने की आप कोशिश करना, बड़ा मुश्किल काम होगा इसको समझने के लिए। ठीक है, कि हमने देखा कि यार जो ये पेशेंट है, देखो एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसी बात है कि भाई व्हाट डू विद गिवन एबीजी गिवन क्लाइंट, एबीसी इज क्लाइंट। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं कि जो ये एबीजी दी हुई है, ऐसे पेशेंट के लिए क्या करना है। अब मान लो इसमें CO2 रिटेंशन हो रहा होता तो CO2 बाहर निकालने की कोशिश करते, ऑक्सीजन कम होता तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने की बात करते, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी वाली कहीं बात होती तो हम एयरवे ठीक करने की बात करते। बट यहां तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे। ठीक है, यहां तो नॉर्मल एबीजी है, पूरी की पूरी नॉर्मल है, तो मैं यहां पे अटक गया, मेरे से क्वेश्चन ठीक से रिवॉर्ड ही नहीं हुआ। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए ये स्ट्रेटेजी बनी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए स्ट्रेटेजी बनी है। क्या, ध्यान से समझेंगे वापस। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, हम वापस स्ट्रेटेजी के पॉइंट पे जा रहे हैं। क्या थी स्ट्रेटेजी, समझो इस बात को, क्या थी भाई? ऐसे जिसमें गिवन सिचुएशन नॉर्मली दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है ऐसे पेशेंट के साथ, वहां पे हो सकता है ये स्ट्रेटेजी काम में आए कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स देखने। अब एक पेशेंट है जिसको नॉर्मल एबीसी है, आप क्या इंटरवेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे और क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक पेशेंट जिसकी एबीसी नॉर्मल हो गई, कुछ ऐसा, तो आपको क्या कर, दो स्टेप काम लेने। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम, सोचो। एक पेशेंट की एबीसी नॉर्मल है तो पेशेंट सेटल होगा, पेशेंट ठीक हो रहा है। व्हाट इज द बेस्ट एक्शन फॉर द एक्सपेक्टेड आउटकम, अब आपको जो ये आपने एक्सपेक्टेड आउटकम सोचा है, इसके बिहाफ पे क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब वापस देखो, मैं क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूं, कल से रिकैप किया है क्वेश्चन को, तो जो लोगों ने कल का वीडियो खो दिया उनको तो बहुत बड़ी दिक्कत इसमें होने वाली है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ध्यान से समझो, क्वेश्चन को हमने रिवॉर्ड किया है कि व्हाट डू विद गिवन एबीसी, क्योंकि और कुछ दे ही नहीं रखा, क्योंकि और कुछ दे ही नहीं रखा, तो क्या किया जाए, फिर हम एक्सपेक्टेड आउटकम पे जा रहे हैं। अब दिमाग लगा रहे हैं कि एक पेशेंट था और जो ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है उसकी एबीसी नॉर्मल आई है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन इस क्वेश्चन को ठीक से यदि रिवॉर्ड करें तो ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, व्हाट शुड डू
व्हाट शुड डू विद नॉर्मल एबीजी पेशेंट, नॉर्मल एबीजी पेशेंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आउटकम के हिसाब से हमने रिवॉर्ड किया। यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन को फिर से रिवॉर्ड कीजिए। क्या? व्हाट शुड डू विद नॉर्मल एबीजी पेशेंट। ये दोनों में समझ में आ गया कि गिवन एबीजी के साथ क्या किया जा सकता है। देखा कि यार ये तो सारी की सारी नॉर्मल वैल्यूज है, दिमाग लगाया नॉर्मल वैल्यूज है, मतलब पेशेंट सेटल है। ठीक है, पेशेंट सेटल है, ज्यादा उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पेशेंट सेटल्ड है, जिसकी एबीजी नॉर्मल है, उसके साथ क्या किया जा सकता है, ये क्वेश्चन रिवॉर्ड हो। ये बात समझ में आई है ऊपर से गई? जल्दी से यस और नो बोलिए। लाइफ चेंजर जी कोई स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है ऑप्शन तो दो। अरे ऑप्शन तो दे देंगे सर, ऑप्शन का क्या करना है इसमें, पहले तो कहानी तो समझ लीजिए कि क्या है। दोनों में क्या फर्क है कि पहले जो हम सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि गिवन प्रॉब्लम, गिवन एबीजी के पेशेंट के साथ क्या करना है। फिर हमने सोचा बेस्ड ऑन आवर थ्योरी नॉलेज कि ये तो नॉर्मल एबीजी है, नॉर्मल एबीजी है मतलब पेशेंट भी रेस्पिरेटरी स्टेटस या जो भी गिवन प्रॉब्लम नॉर्मल होगी। नॉर्मल मतलब पेशेंट सेटल होगा, पेशेंट सेटल होगा तो उसके साथ क्या किया जा सकता है, जो पेशेंट। तो हमारा रिवॉर्डेड मेन पॉइंट आया ये कि व्हाट शुड डू विद नॉर्मल एबीसी क्लाइंट। समझ में आ रही है? नॉर्मल एबीसी क्लाइंट। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अब आपको इस ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। देखते हैं, आप एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, जो मैंने 5-6 स्टेप बताई थी उसके हिसाब से ये डिसाइड करना है, या तो एलिमिनेट या थोड़ा सा भी सही लगे तो कंसीडर। ठीक है, अब बात कीजिए, ध्यान से समझिए। पहला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो नीचे दिया हुआ है ना, ये रेड कलर में, ये आपको याद रखना है। पहली बात देखो, समझो, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो दैट क्लाइंट रिसीविंग, कि ऑक्सीजन का फ्लो इंक्रीज कर दो। पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल तो ठीक है, क्यों फ्लो इंक्रीज करना है? तो क्या करना है? एलिमिनेट। बहुत बढ़िया, टीएसएल वाले ने तो धूम मचा रखी है ना, इतनी खतरनाक धूम मचा रखी है कि ओनली 45 स्टूडेंट्स ने उसका जवाब दिया है। ये बहुत गलत बात है। जिस भी स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहा है। समय से समझ जाए भाई, क्योंकि जरूरी है कहानी। इन क्वेश्चंस पे पार नहीं पड़ी तो बस भगवान भरोसे रहिए, लग जाए तुक्का तो ले लेना नौकरी, नहीं तो भूल जाना। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है, एलिवेट द हेड ऑफ बेड। क्या ये करना चाहिए? एलिवेट द हेड ऑफ बेड, क्या ये करना चाहिए? क्या ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? कि पेशेंट की एबीसी नॉर्मल है। अरे मान लो मैं हूं, मेरी एबीसी नॉर्मल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो मैं हमेशा हेड ऑफ बेड पे ही सोऊंगा क्या? यहां तो कहीं लिखा भी नहीं है पेशेंट को अस्थमा है, कहीं नहीं लिखा है। आप खुद के उसके चक्कर में अस्थमा नहीं डालना है उसमें। खुद के, वो बोलते हैं ना कि खुद के प्रिडिक्ट नहीं करने आंसर की, ये चीज मुझे डालनी, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में गिवन प्रॉब्लम को आपको समझना है। तो दूसरा भी नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये देखो थर्ड ऑप्शन, समझ के देखो, देखिए क्या है। डॉक्यूमेंट द रिजल्ट इन द चार्ट। क्या ये किया जाना चाहिए? एक पेशेंट है जिसकी एबीसी नॉर्मल है, जिसकी एबीसी नॉर्मल है, कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ये एक फाइंडिंग हो सकती है। भाई क्या करें, कुछ इंटरवेंशन करने को है नहीं, डॉक्यूमेंट तो कर ही देंगे कि एबीसी नॉर्मल पेशेंट की हो सकती है, कंसीडर। ठीक है, फिर भी अब मैं फोर्थ ऑप्शन तो पढ़ूंगा, क्योंकि मैं कोई ऐसे गाइड सॉल्व करने वाला आदमी थोड़ी हूं। हेलो, अरे मैं कोई गाइड सॉल्व करने वाला आदमी थोड़ी हूं कि भाई पहले का बी और दूसरे का सी, नहीं आ रहा है तो उसका भी सी। ऐसे थोड़ी है यार, है हमें लेना ही है सिलेक्शन। एक तो की कोशिश कर रहा है, एक है लेना ही लेना है, ऑप्शन नहीं है, वो वाली कहानी है। ठीक है, तो बात करें कि हम तो एक और पढ़ेंगे, बिना उसके तो डिसाइड करेंगे ही नहीं। आपको जो मेथड सिखाया उसके हिसाब से ही चलना है।
ठीक है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट कफ एंड डीप ब्रीथ। बताइए, आपको पता है कि इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग पैटर्न डेफिनेटली इंप्रूव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पेशेंट को लंग कोलैप्स होने से बचाएगा, सीक्रेशंस को बाहर लाने के लिए कोशिश करेगा, एटिलेक्टेसिस से प्रिवेंट करेगा, एटिलेक्टेसिस से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, सब कुछ ये चीज करेगा। एक बात बताइए, बट जरूरी है क्या, नॉर्मल पेशेंट है आपके पास, जरूरी है क्या कोई ऐसा हिंट दिया है कि पेशेंट को दिक्कत हुई है, कफिंग नहीं कर पा रहा है, उसमें क्रैकल से कोई ऐसी बात बोली है क्या, नहीं बोली है, ठीक है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या चीज सही रहेगा, करेक्ट आंसर होगा सी, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सी। समझ गए बात को, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। अब आगे की बात करते हैं, हाँ जी, अब आगे की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार ये होना चाहिए, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, कि पेशेंट के बेड को एलिवेट करके रखते हैं, बहुत बढ़िया पेशेंट सांस लेगा, बहुत बढ़िया पेशेंट सांस लेगा। अरे एक बात बताइए, एबीसी यदि खराब होती है तो कोई इंटरवेंशन लगाने की, यहां पे एक्स्ट्रा इंटरवेंशन लगाने की जरूरत है, अदरवाइज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है, सी है। बात आ गई समझ में या ऊपर से गई, जल्दी से बताओ देखें, जिससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आ गई समझ में, ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडी हैं सभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसी स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, प्रैक्टिस नंबर 6, ठीक है। प्रैक्टिस नंबर 6, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन को रिवॉर्ड करना है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़ के देखो एक बार ठीक से, एक एक लाइन पढ़ना है क्वेश्चन की, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी करनी भी नहीं है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी करनी भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे राधे श्याम जी ने लिखा है कि पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए सर पेशेंट को ऑक्सीजन लगाया है, ठीक है। उसको ये तो हुआ ही होगा, जैसे एक पेशेंट दिया कि इसका ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको डायबिटीज हुआ होगा, हुआ होगा को छोड़ो, ये सोचिए क्वेश्चन में क्या इंक्लूड किया है, ये है क्वेश्चन में क्या सीन दिया है, डू नॉट फॉल इनटू द क्वेश्चन, समझ गए बात को। हाँ जी, अब यहां पे बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। ए क्लाइंट इज ब्रोट टू द इमरजेंसी रूम कंप्लेनिंग ऑफ प्रेशर इन हर चेस्ट, हर बीपी इज 150 90 एमओएचजी, हार्ट रेट 89 और रेस्पिरेशन रेट 20। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया, द नर्स एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरीन 0.4 mg सबलिंगुअली, नर्स ने क्या किया है, नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर किया है, कितना कितना एडमिनिस्टर किया है, 0.4 mg सबलिंगुअली एज ऑर्डर ऑफ एससीपी। आफ्टर 5 मिनट ब्लड प्रेशर फिर से असेस किया, 100/60 आ रहा है, हार्ट रेट 96 आई है और रेस्पिरेशन रेट 20 आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू नेक्स्ट, आराम से पढ़ लीजिए, पहले आपको क्वेश्चन को जो तरीका बताया है उसी हिसाब से चलना है, फर्स्ट स्टेप फॉलो करनी है, क्वेश्चन को पहले रिवॉर्ड करके देखना है कि क्या क्वेश्चन को रिवॉर्ड किया जा सकता है, लिखना है।
भाई सीधी सीधी है क्वेश्चन। क्या पूछा है, क्या पूछा है? रिवॉर्ड किया आपने, जल्दी से रिवॉर्ड करके क्वेश्चन को समझ के लिख के देखो कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये चीज बताओ। जैसे सतीश जी ने लिखा है कि व्हाट डू विद नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन के साथ तो कर लिया हमने, जो करना था खा गए उसको, तो मरीज के साथ क्या करना है वो देखो। ठीक है, तो सिंपली बात क्या है कि आपको इस पेशेंट के साथ क्या करना है। एक पेशेंट है जो इस वाइटल साइन के साथ आया था, नाइट्रोग्लिसरीन दिए, अब ये हो गया, इसके साथ क्या करना है, व्हाट डू विद दिस क्लाइंट, दिस क्लाइंट। ठीक है, कि इसके साथ आपको क्या करना है। ठीक है, अब हमको इसमें स्ट्रेटेजी लगानी है, जो हम समझ रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम वाली स्ट्रेटेजी लगानी है। ठीक है, तो उसके फर्स्ट स्टेप आपको पता है, एक्सपेक्टेड आउटकम सोचो। पहले बात करो नाइट्रोग्लिसरीन की। ठीक है, आपको पता है नाइट्रोग्लिसरीन है, ये वेजोडाइलेटर है कि नहीं है? नाइट्रोग्लिसरीन वेजोडाइलेटर है कि नहीं है, पहले ये बताओ, जल्दी से बोलो। नाइट्रोग्लिसरीन वेजोडाइलेटर है या नहीं है? वेजोडाइलेटर है या नहीं है? है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन एक तरह की वेजोडाइलेटर ड्रग है, जो क्या करती है, कोरोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देती है, वेजोडाइलेटर है। अब कोई ड्रग यदि वेजोडाइलेटर है तो आपको पता है कि वो ब्लड प्रेशर को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ब्लड प्रेशर को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और इस नाइट्रोग्लिसरीन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं साइड इफेक्ट? क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के, मैं रेड कलर से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से इस चीज को पढ़ेंगे, कौन कौन से हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है। ठीक है, क्या इंक्रीज हार्ट रेट हो सकता है, साइड इफेक्ट, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से डिजीनेस देखने को मिल सकती है, चक्कर आ सकते हैं पेशेंट को, डिजीनेस भी देखने को मिल सकता है पेशेंट को। ठीक है, और पेल्पिटेशन भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है, पेल्पिटेशन, ये सब पेशेंट को देखने को मिल सकता है। ये आपके साइड इफेक्ट है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, साइड इफेक्ट है। तो सोचिए, जिस पेशेंट को आपने नाइट्रोग्लिसरीन दिया है और ये पेशेंट के जो आर्टरी है उसको डायलेट करेगी, तो क्या ये एक्सपेक्टेड है क्या कि उसका ब्लड प्रेशर डाउन होगा? क्या ये एक्सपेक्टेड है क्या? सोच के देखो एक बार कि भाई 150 के साथ पेशेंट आया था, हमने नाइट्रो दिए, तो क्या उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है? ये एक्सपेक्टेड है क्या? बताइए। ये एक्सपेक्टेड है क्या? बिल्कुल है। तो जब बीपी डाउन होगा तो क्या उसके हार्ट रेट इंक्रीज होगी? हाँ, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो क्या ये एक्सपेक्टेड है क्या? ये भी एक्सपेक्टेड है। यदि हम माने कि मान लो पेशेंट शॉक में चला जाए, ये कॉम्प्लिकेशन है, अनएक्सपेक्टेड बात, शॉक में चला गया तो आपको पता है ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी पर्टिकुलर जगह की, और ब्लड सप्लाई कम हुई तो उन सेल्स में हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा। हाइपोक्सिया डेवलप होगा तो आपको पता है रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी। यदि कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता, अब कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड नहीं होते, इफेक्ट और साइड इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों एक्सपेक्टेड होते हैं। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कोई जरूर नहीं होगा, साइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड होते हैं और इफेक्ट भी एक्सपेक्टेड होता है। यदि शॉक होता तो रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ता, क्योंकि शॉक में भी यही साइन आएंगे।
तो क्या पेशेंट को शॉक में गया है क्या? हाँ या ना बोलो। क्या ये पेशेंट शॉक में गया है क्या? पेन कॉपी लेके बैठा करो एक तो साथ में। क्या पेशेंट यहां पे कोई शॉक में गया है? नहीं गया है। तो ये तो एक्सपेक्टेड ही फाइंडिंग हुई ना, सारी की सारी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग हुई। तो हम क्वेश्चन को फिर से रिवॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम टेक्निक ही यही सोच रहे हैं कि एक्सपेक्टेड आउटकम के व्याप के पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन को जो रिवॉर्ड करेंगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा, व्हाट डू विद पेशेंट विद एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। यही बात है। कहां से लगाया हमने ये दिमाग? हमने लगाया यहां से कि ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए। अब हमने ये थ्योरी के बिहाफ पे ये चीज डेवलप की, ठीक है। तो अब प्रॉपरली रिवॉर्ड हो गया क्वेश्चन, ठीक है। पहली स्टेप ये थी, दूसरी स्टेप ये आ गई, और प्रॉपरली क्वेश्चन रिवॉर्ड हो गया। उसके बाद तो हम इसका आंसर दे सकते हैं ना इसका आंसर। तो अब मैं ऑप्शन दू तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? क्वेश्चन से जो तेल निकला है ना, क्वेश्चन का मतलब जो मेन रिवॉर्डेड थिंग्स जो हमारे पास आई है वो है व्हाट डू, मतलब नर्सिंग एक्शन विद पेशेंट विद एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, नॉट शॉक। तो इसके साथ क्या किया जा सकता? अब तो एलिमिनेशन लगा दोगे कि या तो इसको कंसीडर करेंगे या हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, या तो कंसीडर करेंगे या एलिमिनेट कर देंगे। चलिए देखिए, हम ये करने की कोशिश यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने। हाँ जी, पहला ऑप्शन देखो जल्दी से और पढ़ के बताओ मुझे। जल्दी से पढ़ो। नोटिफाई टू फिजिशियन दैट क्लाइंट हैज बिकम हाइपोटेंसिव एंड ऑब्टेन एन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड। क्या ये करना चाहिए? क्या ये करना चाहिए? यस और नो, एलिमिनेट और कंसीडर, बस इतना बताओ। एलिमिनेट और कंसीडर। अरे सोच लो, नाइट्रोग्लिसरीन दिया है, बीपी तो कम, किसी को लेसिक्स दिया है, उसने ज्यादा यूरिन कर दिया तो हम भागेंगे कि बहुत यूरिन आया है, चढ़ा दो फ्लूइड इसके दुनिया भर का। ये तो एक्सपेक्टेड बात है ना। तो क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। चलो दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, इसको भी समझने की पूरी कोशिश आपको करना है। ये लीजिए, आपके सामने दूसरा ऑप्शन है। हाँ जी, बताइए अब क्या है दूसरा? प्लेस द क्लाइंट इन सेमी फाउलर पोजीशन एंड एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन एट 4 लीटर। क्वेश्चन को भूल जाइए, रिवॉर्डेड उस पे थिंग्स पे बात कीजिए। व्हाट इज डू विद एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट, कि प्लेस द क्लाइंट सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट को रखो और 4 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन दे दो। क्यों? पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है क्या? कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं हुई, रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड आउटकम आया है, तो क्यों देना है? एलिमिनेट करो इसको, हटाओ, कहानी खत्म करो, क्यों रखना है इसको? थर्ड क्वेश्चन यहां तक समझ में आ रहा है क्या? डियर नर्सिंग ऑफिसर लुक एट मी प्लीज, और बताइए क्या आपको यह बात समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं? क्योंकि देखो, शुरुआत के 1-2 क्लास में हर कोई साथ आ सकता है, 2-3 क्लास में साथ आ सकता है, बट साथ बने रहना बड़ी बात है। क्योंकि देखो, इसमें पुरानी क्लास नहीं पढ़ी तो नई में दिक्कत आएगी, आज की नहीं ली तो कल की में दिक्कत आएगी, अभी नहीं पढ़े तो नॉर्थ सेट में दिक्कत आएगी। फिर भी मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपको दिक्कत ना आए, मेरे भविष्यवाणी बिल्कुल भी सच साबित नहीं हो कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत आए, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तीसरा देखो, देखे ये
एडमिनिस्टर है सेकेंड डोज ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, एडमिनिस्टर है सेकेंड डोज ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। क्या ये करना चाहिए? एक बात बताइए, आपने इसको बहुत जल्दी एलिमिनेट कर दिया है ऑप्शन को। एक नॉर्मल बात सोचिए, पेशेंट चेस्ट पेन करके आया था, तो नर्स ने जब दोबारा उसके वाइटल लिए तो वाइटल आ गए, इसके अलावा कोई हिस्ट्री नहीं है क्लाइंट। तो क्या पता उसका चेस्ट पेन रिलीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या पता। ठीक है, जैसे अभी भी देखो करीब करीब स्टूडेंट ठीक जा रहे हैं। एक राधेश्याम जी के साथ ही दिक्कत हो रही है, राधेश्याम जी अभी भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसे एक स्टूडेंट सोचता है। ठीक है, अरे टीएसएल की तरह सोचिए, क्या पता उसका पेन रिलीव हुआ है या नहीं हुआ है। और आप क्वेश्चन को ठीक से देखोगे, क्वेश्चन में इंक्लूड किया हुआ है कि व्हाट इज नर्स डू नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है व्हाट इज नर्स डू नेक्स्ट। एक पेशेंट चेस्ट पेन करके आया था, ये वाइटल थे, हमने उसको नाइट्रोग्लिसरीन दी, 5 मिनट बाद वाइटल असेस किए, ये चीज आया। ठीक है, कहीं नहीं लिखा पेन मिट गया है या नहीं मिटा है, दोनों चीज नहीं लिखी। और बोला हमने वाइटल लिए तो इतने वाइटल ले, अब नर्स क्या करेगी। हाँ, मैं मानता हूं कि ये ऑप्शन सही हो सकता है कि हम उसको फिर से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं? इफ पेन नॉट रिलीव्ड, इफ पेन नॉट रिलीव्ड। अब पेन यदि रिलीव नहीं हुआ तो ये ऑप्शन सही होता। क्या क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि पेन रिलीव नहीं हुआ, बट आप बोलोगे ये भी तो नहीं दे रखा कि पेन प्रेजेंट है, ये भी तो नहीं दे रखा, ये भी तो नहीं दे रखा कि पेन रिलीव हो गया। मैं बात मानता हूं, बट आप सोचिए नाइट्रोग्लिसरीन देने से पहले क्या असेस नहीं करोगे? बताओ, आपने देखा वाइटल तो ले लिए, क्या पेन असेस नहीं करोगे? क्या पेन असेस नहीं करोगे? नाइट्रोग्लिसरीन लेने से पहले पेशेंट से पूछ के क्या पेन रिलीफ हुआ या नहीं हुआ? पुट योर आंसर राइट नाउ। करेंगे ना, असेस करेंगे या नहीं करेंगे, पहले ये सोचिए, असेस करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जगह ये आ जाता है ऑप्शन की जगह कि असेस द पेन लेवल ऑफ क्लाइंट। आपने बीपी तो असेस कर लिया, पेन भी असेस कर लो पेशेंट का, तो बहुत बढ़िया A1 आंसर वो बन जाता। बट यहां पे बिना असेसमेंट के ये आपसे क्या दिलवाने जा रहा है? ये आपसे नाइट्रोग्लिसरीन दिलवाने जा रहा है, बिना असेसमेंट के जुर्म करवाने जा रहा है। ये सोच लो, बिना असेसमेंट के इंप्लीमेंटेशन नको नको, समझ गए? बिना असेसमेंट के इंटरवेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बताओ आंसर कौन सा हुआ? तो बताओ आंसर कौन सा हुआ? अरे 3 को तो एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर कौन सा हुआ? जल्दी से बताओ, तो आंसर कौन सा हुआ? आंसर डी। भले ही वो नहीं पढ़ा हो तो भी आंसर डी, क्योंकि 3 को पूरी तरीके से हमने एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, आंसर डी भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने आंसर डी। डॉक्यूमेंट द रिजल्ट एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट। बिल्कुल सही, यही करना चाहिए पेशेंट के साथ, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई, ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई कि आपको फिर नई स्ट्रेटेजी पे काम करें। हाँ जी, समझ में आ गई तो नई स्ट्रेटेजी पे काम करें। अभी तक आपको क्लास समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और नए स्टूडेंट क्या कीजिए कि इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ध्यान से सुनिए, यदि आप टीएसएल के स्टूडेंट है तो बहुत ध्यान से सुनना, चाहे आप कोई से भी बैच के हो, चाहे आपका बैच कंप्लीट हो गया हो, चाहे आपका बैच शुरू हुआ हो, चाहे आपका बैच शुरू होने वाला हो। ठीक है, प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ दीज स्ट्रेटेजी, प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स, बिल्कुल नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये कभी भी यूट्यूब से रिमूव की जा सकती है क्लासेस,
और ये जनरली एकेडमिक क्लासेज में नहीं पढ़ाई जाती है। ये बहुत प्रीमियम थिंग्स है जो हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहे हैं कि बच्चों को पता लगना चाहिए कि टीएसएल इज डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम अदर्स, दैट्स व्हाई ओनली। ठीक है, और आपको इसका फायदा मिल भी सके। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो प्रॉपर, चाहे आप पुराने स्टूडेंट है चाहे नए स्टूडेंट है, बोल दीजिए आपके साथ वाले स्टूडेंटों को कि ये चीज हमको करना है। ठीक है, मेगा मलिक जी का कमेंट आया है, सर प्लीज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट। मैम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। हमारे 13 टेस्ट जो पेपर सेटर है वो उस पे काम कर रहे हैं। 1 अप्रैल से लॉन्च हो जाएगी, उससे पहले आपको प्लान दे दिया जाएगा। जो भी चाहे परचेज करना वो परचेज कर लेना। ज्योति सागर जी ने लिखा है, सर बना रहे हैं, अप टू डेट है। बिल्कुल अप टू डेट ही आपको रहना है और बताना भी है। ठीक है, माया पटेल भी नोट्स बना रहे हैं, तो माया जी बनाओ आप भी नोट्स, इस बार हमें कुछ और बड़ा करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको वो कर रहा हूं, एक बार ठीक से रिव्यू कर लीजिए अपने आप को, रिफ्रेश कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, देखो ऐसे थोड़ी सी एनर्जी प्रेजेंट कीजिए हाथ में जोर से, और चेहरे पे 2 बार ऐसे कर कम से कम, जिससे ये एनर्जी आपको कम से कम आपकी थकी हुई आंखों को तो कम से कम सहारा दे। ठीक है, 2 बार ये चीज कर लीजिए। ठीक है, और रीड सीधी करके बैठ जाइए, क्योंकि अब नई स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं। चलो मुझे एक बात बता दो, आप इतने अच्छे पढ़ने वाले हो और आप इतने अच्छे नोट्स बना रहे हो, तो हमने कितनी स्ट्रेटेजी पढ़ ली अब तक? पुट योर कमेंट, कितनी स्ट्रेटेजी पढ़ ली अब तक? ये लास्ट कितने नंबर की कर ली? जल्दी से देखे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं देख रहा हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है, बस वही बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी सब धूल में लट दे रहे। चलो अच्छी बात है, कुछ तो हैं इस मुहिम में हमारे साथ, है ना? चलो फोर स्ट्रेटेजी पढ़ लिए, तो अब हम आगे की स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने स्ट्रेटेजी 5। कान खोल के इस बात को सुनेंगे, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जब ये सारी स्ट्रेटेजी हो जाएगी ना, फिर आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन उठा दो। एक और बोल रहा हूं, इतना विश्वास दिला रहा हूं, क्वेश्चन आए या नहीं आए, आंसर जरूर आप उसका कर दोगे। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, ताल ठोक के ये चीज बोल रहा हूं। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रेटेजी 5। स्ट्रेटेजी 5 क्या है, ध्यान से समझिए। रीड आंसर चॉइस टू फाइंड आउट द क्लूज। देखो ये बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी है, मतलब इसमें समझने की कोशिश आपको करनी। कैसे कि देखो इसमें क्या होगा, इसमें जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी ये पता नहीं लगेगा कि क्या किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन को रिवॉर्ड कर ही नहीं पाओगे, मैं कह रहा हूं। क्या करोगे? रिवॉर्ड कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को, ऐसी बात आएगी। मतलब अब तक की 4 स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं है बेकार हो गया, नहीं, उससे पहले 5वीं लगानी पड़ जाएगी। आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लोगे तो भी आप क्वेश्चन को रिवॉर्ड कर ही नहीं पाओगे, या किसी वजह से कर नहीं पाए। मान लो आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो भी आप उसका आंसर दे सकते हो, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, क्या? रीड आंसर चॉइस टू फाइंड आउट क्लूज। जब आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ के भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। समझ रहे हो? ये स्ट्रेटेजी ये बताती है कि यदि आपको कुछ ऐसी चीज नहीं आ रही है जो आपने पढ़ी है, जो आपके नोट्स में पढ़ी है, तो आपको आंसर कैसे देना है। ठीक है, इसमें देखो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस स्ट्रेटेजी में मैं बताता हूं आपको, इस स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं कि हमने ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा, मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, आप वो ही करेंगे, मुझे पता है। आप क्वेश्चन को दिया, क्वेश्चन को पढ़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, क्योंकि इसमें जो डिजीज दिए, जो बीमारी दी है, वो आपको नहीं आती, आपको आती नहीं है वो बीमारी। फिर आप क्या करोगे? दोबारा से क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, कि कुछ बन जाए बात, तो है ना, मुझे कहीं पन्ने में से, कोई कॉपी के पन्ने में से याद आ जाए, तो
फिर पढ़ोगे, कुछ नहीं होने वाला है, फिर तीसरी बार पढ़ोगे, फिर चौथी बार पढ़ोगे, 4 बार में भी समझ में नहीं आना है, एक बार में ही आता है क्वेश्चन समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है, तो सोचो 4 बार में, क्योंकि आपको वो टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी काम करेगी और आप उसको री रीड करते रहोगे और सोचोगे कि ऊपर से भगवान आए और मुझे इसका आंसर बता के जाए, या फिर कोई आशा की किरण आएगी या आशा लेके आएगी जो इस पे प्रकाश डालेगी, और या मुझे नोट्स में से वो पन्ना याद आ जाएगा जिसमें बीमारी लिखी हुई। वो पन्ना तभी याद आएगा भाई जब उसका रिवीजन किया, नहीं तो ये नहीं याद आने वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का आखिरी मौका है रीड आंसर चॉइस टू फाइंड आउट द क्लूज, कि क्या इस पे और सोचा जा सकता है। तो बताइए, आपके काम की स्ट्रेटेजी है कि नहीं है? आपके काम की स्ट्रेटेजी है कि नहीं है? आप खुद बताओ एक बार, कि मान लो ऐसा हो तो मजा नहीं आ जाएगा पढ़ने का, कि झंझट ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेटेजी लगा दो। है कितना इजी नहीं है? ठीक है, बट ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं होता है, ये एक स्ट्रेटेजी है, काम आ सकती है आपके। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, आपको बता रहे हैं कि पहले थ्योरी समझा दे रहे हैं कि ये इसको काम कैसे लेना है, क्या इसकी वो है ट्रिक्स है या स्टेप है। देखो, पहली बात तो ये स्ट्रेटेजी कब काम में लेनी है, यूज फॉर दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद अनफेमिलियर सिचुएशन। जब आपको जो भी सिचुएशन दी है, जो भी उसमें कंडीशन दी है, वो आपको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, जब आपको वो समझ में नहीं आ रही, मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा, एक साइंटिफिक वे बता रहा हूं उस चीज से डील करने का। ठीक है, तो ध्यान से समझना, तब जाके ये स्ट्रेटेजी आपके काम कर सकती है और आपको उस क्वेश्चन से बाहर निकाल सकती है, और डेफिनेटली करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करे। कोमल गुप्ता जी ने कमेंट लिखा है, वो ले लेते हैं। सर पढ़ा होगा तभी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, अदरवाइज नेगेटिव मार्क ही मिलेगा। बिल्कुल सही है, पढ़ना तो बेसिक चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रेटेजी याद रखो, पढ़ने की जरूरत नहीं, बट पढ़ने के बाद भी यदि स्ट्रेटेजी है तो आप बहुत अच्छी रैंक तक जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे स्टेप्स में इसको कवर करना है। देखो, स्टेप फर्स्ट इसका आता है, ध्यान से, आप जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही क्रिस्टल क्लियर ये चीज होगी। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या बोला है, डू नॉट रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। जो आपकी क्रेविंग हो रही है ना, जो पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं ना कि दोबारा पढ़ने दे, ये कौन सी बीमारी दे दी, दोबारा पढ़ने दे। अरे तुझे भी पता है भाई, ये बीमारी तुझे नहीं आती, नहीं पढ़ी मास्टर ने बोलते हुए भी। ठीक है, अब क्यों इसमें समय खराब कर रहा है? बार बार पढ़ने की जो क्रेविंग हो रही है उसको रोकना है। बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन डील्स विद अनफेमिलियर सिचुएशन, की मुझे पता नहीं है, जो कंडीशन दिए उसके बारे में पूछा है, वो कंडीशन मुझे पता नहीं, क्या पूछा है मुझे फिर भी पता लग रहा है, बट वो कंडीशन मुझे पता नहीं। तो ऐसी चीजों, तो पहली बात तो क्या करनी है कि मन थामे रखना है, सांस थामे रखना है, और क्या करना है आपको कि डू नॉट रीड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। एक बार ही पढ़ा, ठीक है, रीड वंस, एक बार ही आपको पढ़ना है। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कि ये तो पता कर लीजिए कि किसके बारे में बात करना चाह रहा है, कौन से टॉपिक के बारे में ये बात करना चाह रहा है। केवल टॉपिक टॉपिक भी पता लग जाए कि यार किडनी फेलियर से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, बट जो ये कहानी कुछ टर्म काम मिली ये मुझे पता नहीं कि क्या है, यहां तक भी बात हो जाए तो बात बनेगी। यहां पे आपकी स्टडी भी काम आने वाली है। ठीक है, दूसरा स्टेप, ठीक है, अब क्या करना है, एक बार टॉपिक का पता लग जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंडीशन दी है, वो मुझे पता नहीं कि क्या दी है। ठीक है, तो क्या करना है, रीड दी ऑप्शंस। फिर आपको वन बाय वन क्या करने हैं, ऑप्शन रीड करने। एक बार टॉपिक का पता कर लेना है, फिर क्या करना है, आपको रीड करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले एक बार रीड किया,
फिर कोशिश करना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन रीड करना है, ठीक है। ऑप्शन रीड करने हैं। ऑप्शन रीड करने के बाद जैसे ही आप हर ऑप्शन को रीड करोगे, वहां कोई न कोई आपको क्लू मिलेगा। कोई न कोई क्या मिलेगा, क्लू मिलेगा। ये लिख रखा है ना, फाइंड आउट द क्लूज। ऑप्शन में से अब तक हम क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन में से रिवॉर्ड कर रहे थे, बट अब हमको आता ही नहीं है या कोई ऐसी सिचुएशन दी है जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में से क्लू नहीं निकाल पा रहे, उसको रिवॉर्ड भी नहीं कर पा रहे। ऐसी कंडीशन में आपको ऑप्शन पे आना है और ऑप्शन पे आके क्लू मतलब उसका कोई न कोई आपको हिंट लगेगा, कोई न कोई उसमें दिमाग ऐसी चीज मिलेगी जो ये समझा सके कि क्या एग्जैक्ट टॉपिक के बारे में पूछना क्या चाह रहा है, एग्जैक्ट ये बता सके। तो हमको क्या करना है, दूसरी स्टेप में सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। एक चीज और मैंने आइडेंटिफाई की, क्या, नॉट टू आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर। देखो यहां पे अभी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो ऑप्शन ए इसलिए नहीं पढ़ रहे कि एलिमिनेट करें या कंसीडर करें। हेलो हेलो, इधर देखिए, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि कंसीडर करें या एलिमिनेट करें, इसलिए नहीं पढ़ रहे। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कुछ क्लू मिल जाए टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन के लिए। क्या मिल जाए, कुछ क्लू मिल जाए ऑप्शन से टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तब जाके बात बनेगी। इसलिए हमने ऑप्शन पढ़ा है, ठीक है। इसीलिए लिखा है इसमें डू नॉट टू आइडेंटिफाई, रीड द ऑप्शन, नॉट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। क्यों पढ़ना है, टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन बाय यूजिंग क्लूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। समझ में आई ये बात, हाँ या ना बोलो। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? प्रैक्टिस करके देखेंगे, आप टेंशन ना लो, प्रैक्टिस करके देखेंगे, आप टेंशन ना लो इस बात की। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे कोशिश कर रहे हैं। देखो पहली बात तो ये स्ट्रेटेजी वहीं लगेगी जहां पे अनफेमिलियर सिचुएशन है। इसके स्ट्रेटेजी का नाम है रीड द क्वेश्चंस टू चॉइस टू फाइंड आउट द क्लूज। तो पहले हम क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, क्वेश्चन के टॉपिक के बारे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है, फिर ऑप्शन पढ़ना है और ऑप्शन से क्लू निकालना है कोई न कोई, किसके बारे में, टू आइडेंटिफाई द टॉपिक, ठीक है। एग्जैक्ट टॉपिक हमको पता लग जाए, फिर हम बाद में देखेंगे कि और क्या करना है। अभी तक दो ही स्टेप है, थर्ड स्टेप की तरफ हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने थर्ड स्टेप है, ध्यान से समझो। थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, रिवॉर्ड द क्वेश्चन बाय यूजिंग क्लूज दैट यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑप्शन चॉइस। कि आपने जो चार ऑप्शन पढ़े उनसे जो क्लू निकाला है उसकी हेल्प से क्वेश्चन को क्या कीजिए, रिवॉर्ड कीजिए। मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है पैटर्न, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन को रीड किया, फिर क्वेश्चन को रिवॉर्ड किया, ठीक है, फिर हमने ऑप्शंस देखे और एलिमिनेट कंसीडर किए। अब यहां पे क्वेश्चन को रीड करने के बाद रिवॉर्ड हो नहीं रहा, इसलिए हम कहां पे आ गए, ऑप्शन पे आ गए। क्यों, क्योंकि हमको टॉपिक पता करना है। एग्जैक्ट चीज तो हमको आती ही नहीं, हमको तो क्या करना है, टॉपिक पता करना है। चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे, टॉपिक के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, चारों को पढ़ के जो भी क्लू जो भी हिंट्स मिलेंगे उसके हिसाब से। जैसे ही टॉपिक के बारे में पता लग जाता है, फिर हम क्वेश्चन को रिवॉर्ड करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन ने एग्जैक्ट क्या पूछने की कोशिश की है। कहां से मिलेगा हिंट, ऑप्शन से, क्योंकि आपको क्वेश्चन का नहीं आया समझ, तो हम ऑप्शन से हिंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है जैसे ही क्वेश्चन एक बार रिवॉर्ड हो गया, जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, फिर तो आपको पता है ना क्या करना है, पिछली चार की चार स्ट्रेटेजी उसके ऊपर फोड़ देना। कर दोगे ना? फिर तो एक बार क्वेश्चन रिवॉर्ड हो गया फिर तो संभाल लोगे ना, या फिर भी नहीं संभालोगे, बताओ हैं भाई? अरे एक बार क्वेश्चन रिवॉर्ड हो गया फिर तो संभाल लोगे, फिर तो पूरी की पूरी चार स्टेज पिछली वाली तो लगानी है, ठीक है। अभी हम करके देखेंगे, देखो सब होगा, ऐसा नहीं है कि कोई चीज रह जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है, यूज द स्ट्रेटेजीज 1 to 4 नंबर प्रीवियसली डिस्कस्ड। जैसे हमने पिछले में डिस्कस किया है उसके हिसाब से ऑप्शन लगाने और सही कर लेंगे। क्या मतलब,
ये स्ट्रेटेजी उन समराइज कर रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी उन क्वेश्चंस के लिए काम में आएगी जो अनफेमिलियर सिचुएशन के, पहली बात। दूसरी, इसके अंदर क्या होगा कि हम क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ेंगे और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है। यदि वो टॉपिक भी समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, हम ऑप्शन पढ़ेंगे और ऑप्शन में जो भी क्लू दे रखा है उससे डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि क्या टॉपिक ये पूछना चाह रहा है, किसके बारे में डिस्कस करना। चारों के चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को रिवॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। यदि क्वेश्चन को रिवॉर्ड हो जाता है तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच जाओगे, नहीं होता है तो एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नहीं होगा। ठीक है, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा फिर सब कुछ, है ना, प्रॉपर 6 महीने 8 महीने लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल। रेडी है आप सभी? एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल ले लें, एक बोलो भाई जल्दी। चलो तो ये लीजिए आपके सामने, ये 4 स्टेप ही पूरी करनी है। ये आपके सामने एग्जाम्पल प्रैक्टिस नंबर 7। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 7 ये लीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ठीक से, क्वेश्चन को पढ़िए। इसके मुझे ऑप्शन दिखाने पड़ेंगे क्योंकि ये ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया, ए क्लाइंट कॉन्टेक्ट्स हिज होम केयर नर्स विद कंप्लेंट ऑफ nausea and abdominal pain. He has type 1 diabetes mellitus. The nurse should advise the client to do which of the following. पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि वोमिटिंग के बारे में करने की बात कर रहा है या डायबिटीज के बारे में करने की बात कर रहा है या इंसुलिन के बारे में बात करने की, पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा, आपको आ सकता है क्योंकि आप विवेकानंद हो सकते हो। मुझे तो इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एग्जैक्ट भाई कहना क्या चाहता है, यही पता नहीं। क्वेश्चन को रिवॉर्ड करना बेहद मुश्किल है, कोई कर पा रहा है तो अच्छी बात। ठीक है, समझा क्वेश्चन को? अनफेमिलियर सिचुएशन, पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है यार, क्या है कि गुरु जी सीधे सीधे सवाल क्यों नहीं देते, सीधे सीधे देते हैं ना गाइड में, वहां से कर लिया करो। है ठीक, तो बात करें फिर। चलिए अब बात करते हैं। चलो ऑप्शन दे दिया जाए आपको, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया तो आपको अभी इसका टॉपिक डिसाइड करना है कि ये क्या है भाई, ये आ क्या गया हमारे सामने, क्या आ गया ये ऐसा। ठीक है, अब आपको टॉपिक पता लग रहा है क्या कि क्या किस टॉपिक के बारे में पूछना चाह रहा है? नहीं, नोजिया वोमिटिंग भी दे रखी है, डीएम भी दे रखा है, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टॉपिक के बारे में पता करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें टॉपिक दिया हुआ नहीं होता है, जिनमें कंसर्न नहीं दिया होता है कि किसके बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, सजनी जी ने बोला है राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द होम केयर मैनेजमेंट ऑफ डीएम, ऐसा कुछ नहीं लिखा भाई इसमें। ठीक है, आप इसको गलत रिवॉर्ड मत कीजिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपको आ गया होगा, हो सकता है, मुझे इसमें कुछ भी खास समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप रिवॉर्ड कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे समझना है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर चॉइस देखनी पड़ेगी, है ना। तो आंसर चॉइस आ जाओ। पहला, होल्ड योर रेगुलर डोज ऑफ इंसुलिन, कि रेगुलर डोज जो इंसुलिन की चल रही है उसको बंद कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए, एक ये चीज। दूसरा पढ़ो, चेक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल एवरी 3 to 5 आवर्स, कि 3 से 5 घंटे में ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कीजिए। तीसरा पढ़ो, इंक्रीज योर कंजप्शन ऑफ फूड कंटेनिंग सिंपल शुगर्स। अरे नीरज जी ने लिखा है कि एलिमिनेट, अरे भाई यार बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि क्वेश्चन को रिवॉर्ड करना है, क्या एलिमिनेट इसमें? अरे जो बात हो रही है उसको तो समझो, आपके इस जो टाइप किया है ना इससे समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि आपको कुछ नहीं समझ में आया इससे पूरे कहानी से। मैं, आप इतने अच्छे स्टूडेंट होते हुए भी ये चीज कर रहे हो। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन का पता लगाने की कोशिश करो, टॉपिक का पता लगाने की कोशिश करो, कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो समझने की कोशिश करो। आपने सारी की सारी क्वेश्चन को बात की, तो देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो
आपको पहला ऑप्शन इन्होंने दिया, देखो क्लू निकालते हैं। पहला ऑप्शन दिया होल्ड योर रेगुलर डोज ऑफ इंसुलिन। पहली बात तो ये कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं होल्ड योर रेगुलर डोज ऑफ इंसुलिन? भाई पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जा रहा हो, पहली बात तो नेवर होल्ड, ये चीज करते ही नहीं, ठीक है। नर्स कभी भी इंसुलिन होल्ड करने की बात नहीं करते, बट चलो छोड़ो, अभी हमको टॉपिक ढूंढना है। तो कब होल्ड कर सकते हैं डोज इंसुलिन की? जब क्या हो रहा हो पेशेंट को, हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा हो, कि हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, इंसुलिन को विद होल्ड कर दो थोड़ी देर के लिए, जो दे रहे हैं, नहीं कहीं दोबारा नहीं हो जाए। दूसरी बात, चेक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल एवरी 3 to 5 आवर्स। क्यों? टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तीसरा सी है इंक्रीज योर कंजप्शन ऑफ फूड कंटेनिंग सिंपल शुगर। सिंपल शुगर खाने से अचानक ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज आएगा, तो ये भी किससे, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में हो और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना हो, इंक्रीज करना हो, तो ये चीज ले सकते हैं। जैसे ए वाला लिया था इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल, ये कब, जब पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया में हो, हाइपरग्लाइसेमिया में हो तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाए, इसके लिए ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करने के लिए ये चीज करते हैं। तीनों में एक चीज कॉमन दिखी आपको, तीनों में एक चीज क्या कॉमन आई, चारों में देखो कि ये कब करेंगे, जब हाइपोग्लाइसेमिया में पेशेंट है तो ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करने के लिए। दूसरा चीज क्या करेंगे, बार बार चेक क्यों करेंगे, टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल। तीसरी बात करें इंक्रीज योर कंजप्शन ऑफ फूड कंटेनिंग सिंपल, ये भी क्या, जब हाइपोग्लाइसेमिया में हो तो इंक्रीज करके नॉर्मल करने के लिए। और आपका डी आंसर भी यही बोल रहा है कि जब हाइपरग्लाइसेमिया हो तो नॉर्मल करने के लिए। मतलब क्या, क्या आपको टॉपिक मिला? टॉपिक ये मिला कि सारे के सारे इंटरवेंशन एक ही तरफ जा रहे हैं, क्या तरफ जा रहे हैं, कि ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल करने के लिए, टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल। ये इंटरवेंशन है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल, ये टॉपिक समझ में आ गया कि क्या बात करना चाह रहा है, कि टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। समझ में आ रहे हो? ठीक है, अब हमको तीसरी स्टेप पे जाना है, ठीक है। तीसरी स्टेप पे क्या करना है, रिवॉर्ड दी क्वेश्चन। अब पूछिए कि क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ये आप डिसाइड कीजिए, इसके बाद ही कहानी समझ में आएगी कि क्या है। हाँ जी, आप सोचो इसके बारे में, ढंग से सोचो, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो, एक क्लाइंट कॉन्टेक्ट विद होम केयर नर्स विद कंप्लेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग एब्डोमिनल पेन। अब हमने समझ लिया कि ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल मेंटेन करना ये टॉपिक है, इसके बारे में बात करना चाह रहा, रिवॉर्ड करना है। रिवॉर्ड करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भाई डाइट पेशेंट को दे रखी है कि ये डाइट आपको खानी है, डाइट दे रहे, इंसुलिन की डोज दे रखी है कि इंसुलिन की डोज आपको लेनी है। समझ रहे हो बात को, समझो इस कहानी, इंसुलिन की डोज दे रखी है कि इंसुलिन की डोज आपको लेनी है, ठीक है। डाइट आपको प्लान की हुई है कि डाइट आपने लेनी है, बट इसमें देखो क्या कहानी आ रही है कि इसके अंदर जो एग्जैक्ट पूछना चाह रहा है वो क्या है, कि नर्स के इंट्रैक्शन के बारे में पूछना कह रहा है, कि नर्सिंग इंट्रैक्शन, इंस्ट्रक्शन, सॉरी, इंस्ट्रक्शन, nurses instruction to client, instruction to client in case of sickness or disease। एक बार ठीक से समझने की कोशिश करना कि क्या लिखा है मैंने। इस कंडीशन में ये बोलना चाह रहा है कि मरीज को यदि कुछ बीमारी होती है तो कैसे वो मेंटेन करेगा,
यदि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम या ज्यादा होता है तो कैसे मेंटेन करेगा, मतलब उसके बारे में, मेंटेन करने के बारे में इंस्ट्रक्शन देना चाहता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना चाहता है। ज्योति सागर जी ने लिखा है कि एक्टिविटी इंक्रीज से ग्लूकोज कंजप्शन ज्यादा होगा। अरे ज्योति, हम उस मैटर पे बात ही नहीं कर रहे कि ज्यादा होगा कब, हम तो क्वेश्चन समझने की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या था। क्वेश्चन यहां से समझ में आया कि ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल मेंटेन करने की बात कर रहा है, और यदि मेंटेन नहीं होता है तो मेंटेन करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये पेशेंट को नर्स देना चाहती है। समझ गए बात को? ये पूछ, नर्सिंग इंटरवेंशन टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये चाहती है। समझ में आया ये बात? समझ में आ गया क्या? सजनी जी ने लिखा है कि टॉपिक क्या है, एडवाइज ऑफ क्लाइंट इन मैनेजमेंट ऑफ डीएम, नहीं, टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये समझ में आ गया? समझ में आ गई ये बात? क्वेश्चन का क्या सार निकला है? नर्सेज एडवाइस और नर्सेज इंटरवेंशन, नर्सेज इंस्ट्रक्शन, नर्सेज इंस्ट्रक्शन टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना बोलो, जल्दी से बोलो, टाइम हो रहा है। चलो अब बात करते हैं। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी चीज सही लग रही है, ठीक है, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज सही लग रही है इसके बारे में बात करना। देखो पहली चीज समझेंगे, होल्ड योर रेगुलर डोज ऑफ इंसुलिन। देखो, पहली बात तो आपको कभी भी इंसुलिन की डोज को विदहोल्ड नहीं करना है। ध्यान से समझना, इंसुलिन सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचाती है। यदि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, ये डीएम के नॉलेज के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूं, यदि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो आपको खाना खाने की जरूरत है, सिंपल शुगर खाने की जरूरत है, न कि इंसुलिन के डोज को विद होल्ड करने की। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो उसके हिसाब से, जैसे डोलोन जी ने लिखा है कि नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन हाइपोग्लाइसेमिया में होता है, तो उसके आंसर होगा, आंसर देखो, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पे अभी भी मत जाओ। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या, शुड एडवाइज द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि एक पेशेंट है जिसको नोजिया एंड वोमिटिंग हो रहा है। क्वेश्चन में अभी तक कोई ऐसी हिंट नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि सारे ऑप्शन ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या करना है, क्या करना है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन किया जा सके। पहला ऑप्शन लग रहा है जैसे इन्होंने बोला है, जो स्टूडेंट है, अजीब सा नाम रख रखा है, डोलन डोलन करके, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सही नेम के साथ आए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए कि ये ऑप्शन दिया, होल्ड योर रेगुलर इंसुलिन, नहीं, यदि आपको हाइपोग्लाइसेमिया है तो आपको रेगुलर डोज ऑफ इंसुलिन तो होल्ड करनी ही नहीं है, रेगुलर डोज ऑफ इंसुलिन होल्ड नहीं कर रही। फिर भी मान लेते हैं, मान लो करनी भी हो तो चलो ये चीज मान लेता हूं, मैं कंसीडर कर लेता हूं, वैसे आपके कहने, वैसे मेरे हिसाब से तो एलिमिनेट है। चेक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल एवरी 3 to 4 आवर्स, चेक करना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए। इंक्रीज योर कंजप्शन ऑफ फूड कंटेनिंग सिंपल शुगर, ये कब करना चाहिए, जब हाइपोग्लाइसेमिया में, जब हाइपोग्लाइसेमिया में है तो ही करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन में ये लिख रखा है, जैसे इन्होंने बोला कि एब्डोमिनल पेन है, फलाना है, ढिकड़ा है, ठीक है, इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल, ये हाइपरग्लाइसेमिया में तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो दो बचे। ठीक है, दो बचे, एक तो ये वाला इंक्रीज योर कंजप्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब आप नॉर्मली सोचिए, भले ही हाइपोग्लाइसेमिया के साइन हो, भले ही हाइपोग्लाइसेमिया के साइन हो, एक पेशेंट है जो आपके वार्ड में एडमिट है, उसको हाइपोग्लाइसेमिया के कुछ साइन है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे या फिर इंटरवेंशन करेंगे? सीधी सीधी बात करो कि आप क्या करेंगे। क्वेश्चन में तो बोल दिया टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, अब मेंटेन करना है, सारे इंटरवेंशन मेंटेन करने की तरफ जा रहे हैं, बट करेंगे क्या, आप पहले क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें?
ठीक है, न तो इंसुलिन की डोज विदहोल्ड करेंगे, न हम इंक्रीज करेंगे, ये न एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। पहले क्या करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। सॉल्व। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिए सभी वीडियो को, ये चीज समझ में आ गया है। तो अब हम और आगे चलते हैं, ध्यान से समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस 8 पे चलने वाले हैं, ठीक से समझना है। मैं आपको फिर से ये चीज दिखाऊंगा, ध्यान से समझिए। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली एम्स तो क्या किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो, यदि आप ठीक से 8 से 7 महीने इसमें गुजारते हैं तो। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आपको जो क्वेश्चन देना है वो बाकी है। ठीक है, इसके बाद वो क्वेश्चन आपको डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझे। बी रेडी फॉर अग्नि परीक्षा नॉर्सेट 22 जो होनी है, आपको पता है। जो एक्चुअल एग्जाम में जाना है उससे पहले आपको अग्नि परीक्षा से गुजरना है, यदि आपको पाक साफ और क्लियर कट सिलेक्शन चाहिए तो। इसमें हम क्या करवाने वाले हैं, 5000 क्वेश्चन एनक्लेक्स आरएन के करवाने वाले हैं, जो आपके नॉर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और एनक्लेक्स आरएन एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं, जो घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। इससे देखो एक्चुअल में क्या होता है, थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जिससे हम बहुत किसी भी सिचुएशन में बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। टीएसएल इसको जल्दी लॉन्च करेगा, वेट कीजिए इसके बारे में, जब भी आएगा बता देंगे। तब तक आपको यूट्यूब पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सभी के लिए। कोई स्टूडेंट चाहता है कि परमानेंट सॉल्यूशन मिले, मुझे तो थ्योरी भी मिल जाए, ठीक है, थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो, फिर मैं अग्नि परीक्षा की बात करूं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है डियर नर्सिंग ऑफिसर बैच 10 के लिए। और इस बैच 10 की कुछ खासियत है। पहली बात तो ये स्टार्ट कब से होगा, तो ये 27 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा ये बैच। क्या खासियत है, पहली बात तो ये बैच पूरा का पूरा ऑनलाइन है और इसमें 100 ही सीट अवेलेबल है। ठीक है, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक क्लास होगी, सारी की सारी क्लासेस डियर नर्सिंग ऑफिसर देखा जाए तो ऑनलाइन होगी और लाइव क्लास होगी, टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन पे रहेगी। किसी वजह से कोई स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाए तो वो 1 ईयर के लिए सेव भी क्लास रहेगी। ठीक है, इंटरनेट वगैरह कम है तो क्लास को डाउनलोड किया जा सकता है, किसी भी स्पीड के अंदर इसको देखा जा सकता है। ठीक है, सारे के सारे टेस्ट भी ऑनलाइन होंगे। हर एक स्टूडेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ को असेस करके स्टूडेंट का इंडिविजुअल प्लान यहाँ पे दिया जाएगा। हर मंडे को वीकली टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिससे पता लगे कि स्टूडेंट को क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। सॉन्डर्स और मॉसबी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जैसे हम कर रहे हैं क्लास के अंदर सॉल्व कराए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड लाइन नंबर पे ये आपके नंबर दिए हुए, इस पे कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है 8505968383, या फिर डिस्क्रिप्शन में से टीएसएल ऐप डाउनलोड करना है, डिटेल्स भरनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर बैच 10 करके 500 रुपए आपके चार्ज लगेगा। इसके अंदर आपको 27 जनवरी, 28 जनवरी और 29 जनवरी की क्लासेज मिल जाएगी, डेमो क्लासेज 3 दिन की। यदि आपको अच्छा लगता है तो आगे 9500 और डिपॉजिट करना है, 500 ये हो गए, टोटल 10,000 इसकी फीस है। यदि नहीं करना है तो ये 500 पूरी तरीके से रिफंडेबल है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है 2000 का खरीदते हो या 10,000 का खरीदते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। 80,000 तनख्वाह मिलेगी, एक बार में सब बराबर कर लेना। अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं जो आपके लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है पूरी तरीके से, अनफेमिलियर सिचुएशन का क्वेश्चन है, पुरानी का है, क्या है, क्वेश्चन को रिवॉर्ड करना है। ऑप्शन ए क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों है, एलिमिनेट करना है, कंसीडर करना है। प्रॉपर रैशनल आपको इसके साथ देना है, प्रॉपर रैशनल आपको इसके साथ देना है। टीएसएल वाले स्पेशली सुने या सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझे कि प्लीज आप इस पे रिप्लाई कीजिए, तभी जाके हम आगे का क्वेश्चंस उस लेवल पे डिजाइन करेंगे, उस लेवल के क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके लेवल को मैच करके और आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके या आगे की चीज को क्लियर कट समझा सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी
नर्सिंग ऑफिसर्स इसका जवाब देंगे। क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो एंड होने वाला है, एंड होते ही आपके दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। यदि व्यूज कम होते हैं तो शॉर्टली क्लासेज बंद कर दी जाएगी 1-2 सेशन के, और बाद फिर जिसका नुकसान होगा उसका वो जाने। टीएसएल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। शेयर कीजिए, जितने ज्यादा हो सकते हैं शेयर कीजिए, तब जाके हम आपके फ्री टेस्ट वगैरह की भी बात करेंगे। और यदि व्यूज अच्छे रहे, एक चीज और सुन लीजिए, यदि क्लासेज के व्यूज अच्छे रहते हैं, आप ज्यादातर लोगों के साथ शेयर करते हो, आप आपकी बात रखते हो कमेंट सेक्शन में, तो हम हो सकता है इन क्लासेज को पेड करें ही ना, और फ्री में ही क्वेश्चंस अवेलेबल आपको करवाते रहे। ये डिपेंड करेगा कि आप इसमें कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। आपके लिए, आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।